नमस्कार दोस्तों। इस कंपनी लॉ की सीरीज़ में हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ अंडर कंपनीज एक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी जो एक स्टार्ट होती है या इनिशियल स्टेज में होती है या टाइम टू टाइम जब वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही होती है, तो उसको फंड्स चाहिए होते हैं, उसको पैसा चाहिए होता है कंपनी चलाने के लिए, कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वो पैसा वो कैसे लेकर आएगी? उस पैसे को लाने के लिए वो सिक्योरिटीज़ इशू करती है। वो सिक्योरिटीज़ वो इन्वेस्टर्स को देती है जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, और उन सिक्योरिटीज़ के बदले इन्वेस्टर्स, उन सिक्योरिटीज़ के ऑफर के बदले इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं, जिससे कंपनी का बिजनेस चलता है। तो अब ये सिक्योरिटीज़ से पैसा आता है, तो सिक्योरिटीज़ को समझने के लिए कि सिक्योरिटीज़ क्या है, तो हमें कंपनीज एक्ट में जानना होगा कि सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 81 में दोस्तों सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन लिखी है। ये कहता है सिक्योरिटीज़ मीन्स द सिक्योरिटीज़ एज डिफाइंड इन क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अब ये क्या हुआ? ये तो इसने हमें कहीं और ही भेज दिया। इसने बोला कि आप सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में चले जाओ, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट में अप्लाई होगी और वही सिक्योरिटीज़ मानी जाएंगी। तो ठीक है, ये भी जान लेते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने आपके लिए जो वहाँ मेंशन है वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया दोस्तों, जो कि है कहता है क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 सेज security includes shares, scripts, stock, bonds, debenture stock, other marketable securities of a like nature in all any incorporated company or other body corporate, derivatives, units of other instrument issued by collective investment and all. ये बहुत एक लंबी डेफिनेशन है जिसमें बहुत टाइप की सिक्योरिटीज़ मेंशन है दोस्तों। यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद ये चीज़ अच्छी करी कि सिक्योरिटीज़ वर्ड यूज़ किया रादर देन शेयर्स और डिवेंचर्स। इससे क्या हुआ, कंपनीज को एक बड़ा स्कोप मिल गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इशू करने का विद देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन बहुत लेंथी है, जिसमें बहुत टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ आती हैं जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है, या सिक्योरिटीज़ एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 में डिफाइंड है। तो दोस्तों, ये टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं जो एक कंपनी इशू कर सकती है। बट मेजरली जो इंडस्ट्री सिनेरियो चलता है दोस्तों, जो मेजर कंपनीज इशू करती हैं वो सिक्योरिटीज़ जो होती है वो होती है शेयर्स एंड डिवेंचर्स। शेयर्स एंड डिवेंचर्स मेजरली इशू किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज हैं जो इसके अलावा अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं बेस्ड ऑन देयर बिजनेस प्रोफाइल, देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टर नीड्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ भी इशू करती हैं कंपनीज। आगे समझते हैं कि मेजरली जो कॉमनली कंपनी इशू करती हैं वो सिक्योरिटीज़ क्या क्या हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिक्योरिटीज़ जो जनरली कंपनीज इशू करती हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वो हैं शेयर्स और डिवेंचर्स। हम इनके बारे में डिटेल में समझते हैं कि शेयर्स और डिवेंचर्स होते क्या हैं। दोस्तों, शेयर मीन्स हिस्सा। जब शेयर्स मीन्स हिस्सा, और शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी में आपको हिस्सा देते हैं या फिर हिस्सेदारी देते हैं। शेयर्स जो होते हैं दोस्तों, दो टाइप के ज़्यादातर इशू होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी। इसके नाम से ही पता लगता है, इक्विटी मीन्स इक्वल राइट्स, जहाँ पे आपको इक्वल राइट्स मिलता है, इक्वल शेयर मिलता है, बराबर की हिस्सेदारी मिलती है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? मीन्स आपको प्रेफरेंस मिलता है, कि कोई ना कोई प्रेफरेंस मिलता है। दोस्तों, इससे पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं सर, ये 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड विदाउट वोटिंग राइट्स। विद वोटिंग राइट्स जो कॉमनली इशूड करती हैं हर कंपनी या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे इशू किए जाते हैं, या जनरली हर कंपनी में जो आपको शेयर मार्केट में भी दिखेंगे, वो यूजुअली शेयर्स विद वोटिंग राइट्स होते हैं। विद वोटिंग राइट्स मीन्स कि एक शेयर में आपको एक वोट मिलेगा। अब वोट का मतलब क्या है कि कंपनी अगर कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी बड़े डिसीजन लेती है, जैसे कंपनी के नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होना, कंपनी में नया पैसा लाना, कंपनी में लोन लेना, कंपनी में नई एसेट्स खरीदना, या कंपनी का किसी और के साथ मर्जर होना, किसी के साथ पार्टनरशिप होना, या किसी मेजर कॉन्ट्रैक्ट का होना। इन सब के लिए कंपनी में मेजर डिसीजंस लेने होते हैं जो कंपनीज एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंगली लेने होते हैं। जब ये डिसीजंस, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो सिर्फ शेयर धारकों से ही लिए जाते हैं। उन शेयर धारकों या शेयर होल्डर्स से जो डिसीजन लेते आते हैं, वहाँ पे वो शेयर होल्डर्स अपना वोटिंग राइट यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में टोटल शेयर्स जो है वो 1000 शेयर्स हैं। अब आपने एक एज इन्वेस्टर उसमें 550 शेयर होल्ड कर रखे हैं। 550 शेयर्स मीन्स एक शेयर एक वोटिंग राइट। 550 शेयर्स 550 वोटिंग राइट्स मीन्स 1000 में से 1000 वोटिंग राइट्स में से आपके पास कितने वोटिंग राइट्स हो गए?
550 वोटिंग राइट्स। सो ये आपके वोटिंग राइट्स होंगे जिससे आप मेजर डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या दिखता है कि आप मेजरली सारे बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स है। सो अब ये तो बात हो गई वोटिंग राइट्स, आपने इक्वल पैसा लगाया, इक्वली आपको डिसीजन मेकिंग पावर मिल गई। तो ये तो बात हो गई कि वोटिंग राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स। अब ये क्या है दोस्तों, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है कि डिफरेंस, वोटिंग राइट्स में कोई डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस मीन्स कि एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि एक इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाना चाहता है बट उसको वोटिंग राइट्स से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कंपनी के प्रॉफिट्स में अपना शेयर चाहता है, वो प्रॉफिट्स के लिए कंपनी में पैसा लगा रहा है। और यही कंपनी भी ये चाहती है कि जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका वोटिंग राइट्स अफेक्ट ना हो, उनके वोटिंग राइट्स चेंज ना हो, उनका वोटिंग राइट जैसा है वैसा ही बना रहे। यहाँ कंपनी के जो प्रमोटर्स है जिन्होंने कंपनी शुरू करी थी वो ये चाहते हैं कि हमारा वोटिंग राइट चेंज ना हो, हम अपने डिसीजन खुद ही ले पाएँ। तो वो ऐसा इन्वेस्टर ढूंढते हैं। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। मींस कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी कहे इन्वेस्टर को कि हम आपको 10,000 शेयर देते हैं और 1,000 शेयर पे आपका सिर्फ एक वोटिंग राइट्स होगा। तो दोस्तों ऐसे शेयर्स भी इशू किए जा सकते हैं जिसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ऑल्दो दोस्तों इन शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी की कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट्स होना ज़रूरी है, कंपनी के कुछ रिजर्व्स होना ज़रूरी है और कुछ अदर कंप्लाइंसेस करने होते हैं। और साथ ही साथ ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के रिक्वायरमेंट आपके मेमोरेंडम या एक राइट्स आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में भी मेंशन होने चाहिए। सो अभी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसके लिए एक और वीडियो है हमारी जिसके बारे में हमने डिटेल में समझाया है। वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। सो अब बात करते हैं विदाउट वोटिंग राइट्स। तो विदाउट वोटिंग राइट्स क्या है, तो दोस्तों ये विदाउट वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे, पहले पॉसिबिलिटी नहीं थी इनको इशू करना, बट ये अब एक नई पॉसिबिलिटी दी है कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट की एक अमेंडमेंट आई थी 2015 में, उसके बाद से विदाउट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विदाउट वोटिंग राइट शेयर्स भी इशू कर सकती है। मींस कि इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाएगा, उसको शेयर्स तो मिलेंगे बट उसको उस शेयर्स पे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। मींस वो कंपनी में पैसा लगाएगा, जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उसको डिविडेंड मिलेगा, उसको रिटर्न मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पे। बट अगर कंपनी के कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उसके पास उन डिसीजंस पे कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। तो ये है विदाउट वोटिंग राइट्स। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इशू कर सकती है विदाउट वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, और वो विदाउट वोटिंग राइट्स शेयर इशू करने के लिए उसके पास उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं दोस्तों प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अब प्रेफरेंस शेयर्स दोस्तों मींस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेफरेंस दी जा रही है। ये शेयर्स तो हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हैं, ये भी शेयर्स हैं, बट यहाँ पे कुछ प्रेफरेंस दी जा रही है। तो प्रेफरेंस क्या है, तो दोस्तों प्रेफरेंस यहाँ पे ये है कि इनमें इन टाइप ऑफ शेयर्स में जो आपका डिविडेंड है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड होता है, और वो जब इशू किया जाता है प्रेफरेंस शेयर उसी टाइम पे उसको फिक्स कर दिया जाता है। और ये जो डिविडेंड मिलता है दोस्तों, ये डिविडेंड प्रायोरिटी में मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के। कि मान लीजिए कंपनी ने कुछ प्रॉफिट्स कमाए, उसमें से उस कंपनी ने डेप्रिसिएशन घाटा, अब जो बचा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से जब कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो वो डिविडेंड जो है बचे हुए पैसे से जो डिविडेंड सबसे पहले जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी। फिर जो बचा हुआ पैसा होगा उसमें से कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको कितना डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को होल्डर्स को देना है और कितना पैसा उसको आगे बिजनेस एक्सपेंशन में लगाना है। या ये भी हो सकता है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड ना दे, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा दोस्तों, और वो डिविडेंड जो होगा वो फिक्स्ड होगा, वो आपको हर साल मिलेगा। सो इसलिए इनको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेफरेंस दी हुई है। और यही कि कंपनी अगर कल को बंद भी हो जाती है तो जब कंपनी की एसेट्स बेचकर पेमेंट्स की जाती हैं, जैसे कि बैंक्स, गवर्नमेंट की पेमेंट्स, एम्प्लॉयज़ की पेमेंट्स, उसमें से जो बचा हिस्सा होता है तो उस बचे हुए हिस्से में से सबसे पहले जो पेमेंट्स की जाती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को की जाती है। सो ये कुछ प्रेफरेंसेस मिलती हैं, इसलिए इन शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर दोस्तों दो टाइप के इशू किए जा सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दोस्तों वो होते हैं कि इनका एक टेन्योर फिक्स्ड होता है। मान लीजिए कंपनी ने बोला कि हम एक प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं with 10% of dividend every year and the tenure of the preference share would be 10 years. So 10 years के बाद 10 years तक कंपनी 10% का डिविडेंड देगी हर साल, और 10 साल के बाद वो प्रेफरेंस शेयर जो है रिडीम हो जाएगी और कंपनी आपको आपका पैसा वापस कर देगी। अब नॉन रिडीमेबल दोस्तों, नॉन रिडीमेबल शेयर्स वैसे कोई टर्म नहीं होती है, क्योंकि रिडीम शेयर्स जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वो 20 साल से ज़्यादा टेन्योर के नहीं हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में या कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के केस में 30 साल तक भी ये प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। बट नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोला गया है यहाँ पे? नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मींस ऐसे प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं जो कि कन्वर्टेबल हो सकते हैं। मींस की कंपनी आपको ये भी ऑप्शन दे सकती है कि आप
10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स रखिए, 10 साल तक हम आपको फिक्स्ड इनकम देंगे, फिक्स्ड डिविडेंड देंगे, आपको एक इनकम होगी। उसके बाद ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हम आपको रिडीम नहीं करेंगे, कंपनी आपको आपका पैसा वापस नहीं करेगी, लेकिन उस करंट वैल्यूएशन के बेस पे इन प्रेफरेंस शेयर्स को, या करंट वैल्यूएशन के बेस पे या प्री डिफाइंड वैल्यूएशन के बेस पे ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स आप भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाओगे। मीन्स 10 साल तक तो आपको पैसा फिक्स मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा, उसके बाद आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाओगे। सो दोस्तों ये होते हैं नॉन रिडीमेबल, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो अब बात करते हैं दोस्तों डिवेंचर्स के बारे में। सो डिवेंचर्स मीन्स, ये भी इसको अगर हम समझें तो इसको अगर हम पार्ट में तोड़ें वर्ड्स को, डिवेंचर मीन्स डेब्ट प्लस वेंचर। सो डेट प्लस वेंचर मीन्स, डेट मीन्स लोन, कि कंपनी ने कुछ पैसा लिया आपसे लोन में, जो वेंचर यानी उस इन्वेस्टर ने एक वेंचर मीन्स एक जोखिम में पैसा लगाया। सो डिवेंचर मीन्स एक वेंचर में लोन की तरह पैसा लगाना। सो दोस्तों डिवेंचर जो है ये भी कई टाइप के हो सकते हैं। अब डिवेंचर का मेन मोटिव ये होता है दोस्तों, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जो रिटर्नेबल हो भी सकते हैं और कन्वर्टेबल भी होते हैं। इक्विटी शेयर्स जो कभी भी रिटर्नेबल नहीं होते, जब वाइंडिंग अप होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एसेट्स बेच के जो पैसा बचता है वो मिलता है। बट डिवेंचर एक सॉर्ट ऑफ लोन होता है जो कंपनी इन्वेस्टर से लोन लेती है। एक तो कंपनी लोन लेती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कंपनी जनरल पब्लिक से भी लोन ले सकती है जो कि है डिवेंचर्स के थ्रू। तो डिवेंचर्स के थ्रू कंपनी एक लोन लेती है जो कि वो पैसा वापस करती है, उसके टर्म्स के अकॉर्डिंगली चलती है। सो अब बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के डिवेंचर्स दोस्तों हो सकते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सो सिक्योर्ड डिवेंचर्स का मतलब यह है दोस्तों कि वो डिवेंचर्स जो कंपनी आपको इशू कर रही है, जो इन्वेस्टर्स को इशू कर रही है, वो सिक्योर्ड होंगे कंपनीज की एसेट से। सो जो कंपनी ने एसेट ले रखी है, मान लीजिए कंपनी के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें उसका ऑफिस बना हुआ है या उसकी फैक्ट्री है, तो कंपनी ने बोला कि हम 50 करोड़ के डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं और वो 50 करोड़ के जो डिवेंचर्स हैं वो सिक्योर होंगे हमारी 100 करोड़ की जो वैल्यूएशन वाली बिल्डिंग है उससे, कि कल को अगर हम वो डिवेंचर्स की पेमेंट नहीं करते तो उस बिल्डिंग को बेच के हमारे डिवेंचर्स होल्डर्स की पेमेंट की जा सकती है। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों सिक्योर्ड डिवेंचर्स। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स मीन्स कि इसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये डिवेंचर्स कंपनी इशू करती है, इन्वेस्टर्स इसमें रिस्क लेता है और कल को अगर कंपनी इसका पेमेंट नहीं कर पाती है तो ये डिवेंचर्स पे आपको लॉस हो सकता है। तो मीन्स अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, कि ये डिवेंचर्स किसी भी कंपनी के एसेट से सिक्योर नहीं है, कि अगर कंपनी इन डिवेंचर्स की पेमेंट नहीं करती तो कंपनी की ऐसी कोई एसेट नहीं है जिसको बेचकर इन डिवेंचर्स की पेमेंट की जा सके। हाँ, अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, बैंकरप्सी में चली जाती है या दिवालिया हो जाती है, तो उसके बाद अगर उसकी एसेट्स को बेच के कुछ पैसा बचता है तो वो डिवेंचर होल्डर्स को दिया जा सकता है, बट वो सिक्योर नहीं है किसी पर्टिकुलर एसेट से। सो ऐसे ही आते हैं दोस्तों रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स मीन्स की डिवेंचर्स विद स्पेसिफाइड टर्म, मीन्स की कंपनी ने बोला कि हम आपको डिवेंचर्स इशू करते हैं विद 8% इंटरेस्ट एवरी ईयर, जो कि रिडीमेबल होंगे आफ्टर 20 ईयर्स। सो सर 20 साल के बाद वो डिवेंचर्स की पेमेंट आपको कंपनी कर देगी और वो डिवेंचर्स कंपनी आपसे वापस ले लेगी। सो वो डिवेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, डिवेंचर्स आपके अकाउंट से खत्म हो जाएंगे, वो डिवेंचर्स कंपनी के पास वापस चले जाएंगे और उन डिवेंचर्स में जो आपने पैसा लगाया था वो आपको 20 साल बाद वापस मिल जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। अब बात करते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर्स। अब इरिडीमेबल डिवेंचर्स कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, की जो कभी रिडीम नहीं होंगे और वो परपेचुअल रहेंगे, कॉन्टिन्यूएंस में रहेंगे जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस करती है। तो कई बार दोस्तों अब ये डिवेंचर्स आप कहोगे कि कोई और इन्वेस्टर इरिडीमेबल डिवेंचर्स में पैसा लगाएगा कि वो कभी मेरे को मेरा पैसा वापस ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दूँ कि कुछ ग्रुप कंपनीज हैं और आपस में फंड्स ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, वो डिवेंचर्स के थ्रू फंड्स ट्रांसफ़र कर देती हैं और वो इरिडीमेबल डिवेंचर्स क्रिएट कर देती हैं जिससे वो पैसा कभी वापस नहीं देना पड़ता। तो बट बहुत रेयर प्रैक्टिस है इरिडीमेबल डिवेंचर्स की। अगर हम प्योर पब्लिक सिनेरियो में जाए तो पब्लिक इरिडीमेबल डिवेंचर्स इशू नहीं किए जाते हैं पब्लिक को। अब बात करते हैं दोस्तों कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के बारे में। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स दोस्तों, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स में हमने पीछे बात करी थी, कन्वर्टेबल मीन्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। सो यहाँ डिवेंचर्स क्या हो सकते हैं, या तो कन्वर्टेबल हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में। अब इक्विटी शेयर्स में भी जैसे जैसे इक्विटी शेयर्स हैं विद वोटिंग राइट्स, विदाउट वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो जैसे भी हो वो उस पर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो प्राइमरली हम कह सकते हैं कि कन्वर्टेबल मीन्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूएशन विच इज प्री डिटरमाइंड और डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन। सो मीन्स कि हमने बोला कि आपके पास एक डिवेंचर के बदले आपको कंपनी के 2 शेयर्स मिलेंगे, वो आपके ऑफर लेटर में ही लिख दिया गया, तो आपको वो 2 शेयर्स आपको मिलेंगे इक्विटी शेयर्स। या ये भी हो सकता है कि कंपनी बोले कि आप ये डिवेंचर्स होंगे कन्वर्टेबल होंगे इक्विटी शेयर्स में 5 साल के बाद, और उस 5 साल पर 5वें साल पर जो कंपनी की वैल्यूएशन होगी उसके बेस पर कंपनी आपको इक्विटी शेयर्स देगी। तो इसकी की तरह
ये डिवेंचर्स जो है वो कन्वर्टेबल हो सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जो आपके डिवेंचर्स है वो खत्म हो जाएंगे और उसके बदले आपको कंपनी इक्विटी शेयर्स दे देगी। तो दोस्तों ये प्राइमरी सिक्योरिटीज़ हैं, जो मेजर सिक्योरिटीज़ हैं, जो कॉमन सिक्योरिटीज़ है कंपनी इशू करती हैं। इसके अलावा और सी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है जो कंपनी इशू कर सकती है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हो सकते हैं और बहुत सारे टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, या EDR GDRs होते हैं। ऐसे बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं वो कंपनी इशू करती हैं। सो यहाँ मैंने एक टॉपिक को छोटा रखते हुए कुछ मेजर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ ही दोस्तों आपको बताई हैं। सो अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है दोस्तों कि शेयर कैपिटल। अब हमने शेयर की बात कर ली, प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर ली, डिवेंचर्स की बात कर ली। तो अब ये शेयर कैपिटल कंपनी में कैसे होता है, कि शेयर कैपिटल होता क्या है। तो दोस्तों शेयर कैपिटल को कई पार्ट्स में बांटा गया है। अभी कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये हैं ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। अब दोस्तों आप कहोगे ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी 5-6 टर्म्स आपने बता दी, इनका मतलब क्या है। तो ये इनको समझना बहुत ईजी है दोस्तों। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ऑथराइज कैपिटल मीन्स ऑथराइज्ड, यहाँ पे आपको टर्म याद करनी है ऑथराइज्ड। ऑथराइज मीन्स कि ये एक अमाउंट ऑफ कैपिटल है, इतने तक कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती है। ये ऑथराइज कैपिटल जो है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है और कंपनी उस लेवल तक ऑथराइज्ड होती है कि यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो नंबर ऑफ शेयर जो है 1000 है ऑथराइज कैपिटल में। मीन्स कि कंपनी 1000 शेयर इशू कर सकती है। अगर कंपनी को इससे ज़्यादा शेयर इशू करने हैं तो कंपनी को अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना होगा और रिक्विजिट कंप्लायंसेस करके कंपनीज एक्ट में वो अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकती है। तो अब बात करते हैं इशूड कैपिटल। सो इशूड कैपिटल क्या होती है, जो कंपनी ने एक्चुअल में इशू की होती है। मान लीजिए कंपनी में जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 1000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, उसमें कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है जिसमें से कंपनी ने अब तक जो इशू किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को वो सिर्फ 900 शेयर्स हैं। सो ये हो गई दोस्तों इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, अब 900 शेयर कंपनी ने इशू तो किए लेकिन शेयर होल्डर्स ने उसमें से सब्सक्राइब किए हैं, शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट करी वो सिर्फ करी 800 शेयर्स की। तो ये हो गए सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब दोस्तों इशूड कैपिटल कितनी हो सकती है, इशूड कैपिटल हो सकती है अप टू ऑथराइज्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो सकती है दोस्तों, सब्सक्राइब कैपिटल हो सकती है अप टू इशूड कैपिटल। बट यहाँ मैंने एग्जांपल में थोड़ी कम रखी है आपको समझाने के लिए कि यहाँ इससे या इससे कम हो सकती है। तो और कॉल्ड अप कैपिटल, अभी कॉल्ड अप कैपिटल क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू करे, इशूड कैपिटल में शेयर इशू करे, 900 शेयर इशू करे 10 रुपये पर शेयर पे, लेकिन कंपनी ने जो पैसा मंगवाया अपने शेयर्स पे, कंपनी ने इशू कर दिए, शेयर धारकों ने एप्लीकेशन लगा दी, जब कंपनी ने पैसा मंगवाया तो कंपनी ने सिर्फ उन शेयर्स पे पैसा मंगवाया 8 रुपये पर शेयर। सो 800 शेयर सब्सक्राइब करे थे शेयर होल्डर्स ने, कंपनी ने सिर्फ मंगवाया 8 रुपये पर शेयर, जो 2 रुपये है वो अभी बाकी है। तो ये दोस्तों जो हो गया, ये हो गया आपका कॉल्ड अप कैपिटल, कि जो कैपिटल कंपनी ने कॉल्ड अप करी है, मंगवाई है अपने शेयर होल्डर से। सो ये हो गई दोस्तों कॉल्ड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल, अब कंपनी ने तो मंगवाए थे 8 रुपये, बट शेयर होल्डर्स ने जो है अब तक सिर्फ 6 रुपये ही दिए हैं पर शेयर। तो ये होती है दोस्तों पेड अप कैपिटल, मीन्स जितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है। सो कॉल्ड अप मीन्स जितना कंपनी ने मंगवा लिया है, पेड अप मीन्स जितना कंपनी ने पे कर दिया है, उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। सो ये एक एग्जांपल है दोस्तों, फिर दोबारा समझ लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल 1000 शेयर हो गए, 10 रुपये का एक शेयर हो गया तो 10,000 रुपये की ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब यहाँ पे नीचे मैंने एक नोट में लिखा है द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 10। सो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो जिस वैल्यू पे कंपनी ने शेयर को इशू किया है उसकी एक फेस वैल्यू, उसके अलावा उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है और चीज़ें भी हो सकती हैं, बट ये एक फेस वैल्यू जो इसकी बेसिक वैल्यू होती है एक शेयर की। सो दोस्तों ये 10 रुपये के हिसाब से कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 10,000 रुपये। अब कंपनी ने लेकिन शेयर्स कितने इशू किए हैं अब तक, 900 शेयर इशू करें तो 900 इंटू 10 कितने हो गए, 9,000 रुपये। और कितना सब्सक्राइब किया शेयर होल्डर ने, 800 शेयर सब्सक्राइब करे 10 रुपये के शेयर पे, तो 8,000 रुपये की जो कैपिटल है वो शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब कर ली। लेकिन कंपनी ने कितना मंगवाया था, 10 रुपये में से सिर्फ 8 रुपये कंपनी ने मंगवाए थे। तो 800 इंटू 8 कितना पैसा कंपनी ने अब तक मंगवाया, 6,400 रुपये। लेकिन शेयर होल्डर्स ने कितना पे किया अब तक, सिर्फ 6 रुपये, जो कि उसका हो गया पेड अप, जो शेयर होल्डर्स ने पे किया। तो 800 जो कि सब्सक्राइब कैपिटल है इंटू 6,
तो ये हो गया आपका 4,800 रुपये, ये हो गई आपकी पेड अप कैपिटल। तो इसी तरीके से हो सकती है दोस्तों। ये भी हो सकता है कि अगर कंपनी ने सारा पैसा दोबारा एक साथ ही मंगवा लिया हो, तो ज़रूरी नहीं कि कंपनी कॉल्ड अप मंगवाए। कंपनी सारा बोले कि 10 रुपये ही आपको पूरे देने हैं, तो वो 10 रुपये भी कॉल्ड अप हो सकता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है दोस्तों, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में कंपनी सारा पैसा एक साथ ही मंगवाती है और एक साथ ही सारे शेयर होल्डर्स पूरा पैसा देते हैं और उसी के बाद शेयर होल्डर्स को शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। अब पेड अप कैपिटल जो है एक डिफाइंड टर्म है कंपनीज एक्ट में, इसको समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों कि कंपनीज एक्ट में इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज 64 कहता है पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप मीन्स सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप और एज इज इक्वलेंट टू द अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इशूड and also includes any amount credited as paid up in respect of shares of the company, but does not include any amount received in respect of share by whatever name called. So यहाँ पे डेफिनेशन में आपको मोटा क्रक्स समझा दूँ दोस्तों कि कब वो बोलता है कि any amount credited as paid up. So दोस्तों credited as paid up means ये भी हो सकता है दोस्तों कि कंपनी ने कोई बोनस इशू शेयर किए हो, मीन्स कि कंपनी ने प्रॉफिट के अगेंस्ट आपको शेयर दे दिए हो, या किसी आपने कोई लोन दिया हो उसके बदले आपको शेयर दे दिए हो, या जैसे हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था कि डिवेंचर्स के अगेंस्ट शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। तो जब वो इक्विटी शेयर इशू हुए तो एक्चुअल में पैसा नहीं आया शेयर होल्डर्स से उस टाइम जब कन्वर्जन हुआ, तो लेकिन एक पेड अप कैपिटल अकाउंट में कंपनी ने वो पैसा क्रेडिट कर दिया, तो उस अमाउंट को भी पेड अप माना जाएगा। या फिर कंपनी ने फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स किया और उसके अगेंस्ट जो पेड अप पैसा आया शेयर होल्डर से उसको पेड अप माना जाएगा। सो ये दो तरीकों से जो है अमाउंट जो है वो पेड अप कैपिटल मानी जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।